नाज़रीन, अब्बासपुर के सरसब्ज़ और शादाब पहाड़ों के दामन से तमाम देखने और सुनने वालों को राशिद यकूब का सलाम। आज बात करेंगे, हम LOC पे बैठे हैं और हिंदुस्तान की जारियत की, बर्बरियत की और उस रवैये की जो हिंदुस्तान ने हमेशा अपनाए रखा है और दुनिया को उसका मकरू चेहरा अब सामने भी आया है कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने हालिया दौरा भी किया है और उसके साथ साथ आर्मी चीफ का जो बयान सामने आया उससे कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए हैं। LOC पे जो खुशी नज़र आ रही है, आज हम बैठे हैं, बात करेंगे। अब सब क्या कहते हैं कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दौरा किया है हिंदुस्तान का, जिस तरीके से इंडियन मीडिया सीख पा हुआ है और उसके साथ साथ उनके हाथ पाँव सोच गए हैं, क्या यहाँ LOC पे आप मैसेज देंगे पूरे पाकिस्तान को, कश्मीरियों को, हिंदुस्तान को? आपने बात की है अब्बासपुर की खूबसूरती की और इसमें कोई शक नहीं कि ये इंतहाई खूबसूरत वैली है, लेकिन इसका सारा हुस्न और इसका सारा सुकून इस LOC ने बर्बाद करके रख दिया। ठीक है। और गुज़श्ता पौन सदी से ये लोग LOC की इन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। दरमियान में फायरबंदी की वजह से लोगों को सहूलतें मिलती भी रही हैं, लेकिन जो अब्बासपुर की तरक्की के हवाले से जो बात चली थी उसके पीछे भी पस मंज़र में यही LOC की जो है मुश्किलात वो हैं कि यहाँ कोई भी तरक्याती काम जो है वो स्मूथली नहीं हो सका। अगर कहीं कोई शुरू हुआ भी तो थोड़ा सा होके तो फिर फायरिंग की ज़द में आ जाता रहा और वो रुक जाता रहा। इससे बहुत सारा रेवेन्यू भी जो है वो ज़ाया हुआ कि एक प्रोजेक्ट पे कुछ खर्च हुआ और फिर वो वहीं रुक गया। इस तरह एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि लोगों में इस कदर मुश्किलात का शिकार हुए लोग कि प्रॉपर LOC के ऊपर बसने वाले लोग जो हैं वो माइग्रेट करके पीछे इस कस्बे की तरफ आए, तो उनको गुनागुन मसाइल से इस तरह दो चार होना पड़ा कि अपने बलबोते पे लोगों ने ज़मीनें वगैरह ख़रीद के तो मकानात तामीर किए या रहाइश के लिए जो इंतज़ाम किए। तो इस तरह उनका वहाँ का जो इनकम का एक ज़रिया अपनी ज़मीनों का था वो भी रुक गया और यहाँ और मकानात भी तबाह हुए। और ये इलाका जो है ज़राअत के एतबार से भी इंतहाई ज़रखेज़ इलाका है और यहाँ 1947 से पहले यहाँ से लोग गल्ला जो है वो बाहर फ़रोख्त करते थे, अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद बाहर फ़रोख्त करते थे। अब यहाँ की जो है मसाइल ज़राई मसाइल भी उसमें आ गए हैं। उसकी एक बुनियादी वजह ये हुई कि ये जिस जगह आप यहाँ बैठे हुए हैं ये सारे का सारा इलाका जो है ये ज़रई इलाका था। यहाँ चावल के खेत थे और इससे पीछे इसको सैराब करने वाली एक बड़ी लंबी जो है वो पानी की लाइन थी जिसे यहाँ हम कूल कहते हैं। और वो भी सारी एक तो वो ज़ाया हुई और दूसरा ये जो ज़राअत का एरिया था यहाँ लोगों ने मजबूरन मकानात तामीर कर लिए। इस तरह वो भी एक बड़ा नुकसान हुआ। तो LOC पे बसने वाले लोग जो हैं इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही मसाइल से दो चार हुए और अब गुज़श्ता कुछ अरसा से फायरबंदी की वजह से यहाँ किसी हद तक अमन के बायस लोग अपने अपने रोज़गार में लगे हुए हैं। जहाँ तक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का हालिया दौरा इंडिया है और उसमें कश्मीर इशू पे बात हुई है और वो कोई शक नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानदार तरीके से जो है वहाँ उठाया है और उसकी वजह से इंडिया को बहुत तकलीफ़ भी हुई है। हम अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को कि उन्होंने वहाँ कम से कम इतना ज़रूर किया कि काफ़ी अरसे के बाद एक अपने आप को एक मुल्क का एक नुमाइंदा अच्छे अंदाज में मौक़िफ़ पेश करने का एक नुमाइंदे का हक़ उन्होंने अदा किया। अच्छा उमर फारूक साहब, आप क्या कहेंगे कि कितनी मुश्किल ज़िंदगी होती है LOC पे अगर फायरिंग हो रही हो, फिर इस तरह के जज्बे हों, इन जज्बों को ठंडा करने के लिए जिस तरह हिंदुस्तान जारियत करता है, तो आप क्या समझते हैं कि इन जज्बों को हिंदुस्तान ठंडा कर सकता है? हमारे अब्बासपुर की 2 यूनियन काउंसिल्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं और वहाँ के बासी वही मुश्किलात से बेहतर तौर पे आगाह भी हैं कि जब इंडियन फायरिंग होती है तो वो लोग कितने मुतासर होते हैं। हमारी एक बड़ी आबादी का हिस्सा वहाँ से माइग्रेट भी कर चुका है जो अब्बासपुर शहर में या रावलपिंडी और मुख्तलिफ जगहों पे
सेटल्ड हुए हैं। यकीनन LOC पे रहने वाले लोगों की ज़िंदगियां बहुत मुश्किल हैं। वहाँ पे हेल्थ के इश्यूज़ अपनी जगह पे हैं, एजुकेशन के, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत है वो उनकी एग्रीकल्चर है, वो भी बड़ी शदीद तरीके से मुतासर हो रही है। घर से जब अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर चल रही है, अदरवाइज़ उन लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। हमारी हज़ारों के हिसाब से लोग शहीद हो चुके हैं, लाखों के हिसाब से ज़ख्मी हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है ना वो डिसेबल हो चुके हैं इस वजह से। तो यकीनन मुश्किल, एक बहुत मुश्किल ज़िंदगी है हमारे LOC के रहने वालों की। अब्बासपुर के मसाइल में एक हमारा एजुकेशन का मसला है। अर्थक्वेक 2005 के बाद हमारे बहुत सारे तालीमी इदारे, तकरीबन 86 हमारे प्राइमरी स्कूल, इसी तरह 11 मिडिल स्कूल, हमारे 4 से 5 हाई स्कूल्स मुतासर हुए। वो प्रोजेक्ट्स हमारे अभी तक जो है ना पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, कुछ DRU की वजह से पेंडिंग हैं। तो चूँकि गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज के अंदर रह के काम करना होता है, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट उस पर काम करती है। यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गाहे बगाहे गवर्नमेंट को इस हवाले से इन्फॉर्म भी करती है, लोगों के जो जितने भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उस हवाले से भी आगाह करती है। जैसे जैसे गवर्नमेंट को रिसोर्सेज उनको अवेलेबल होते हैं वो उस पर काम मज़ीद भी करते रहेंगे। हालिया पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने जो शंघाई इक़्तिसादी ताउन तंजीम में कश्मीरियों के मौक़िफ़ का इआदा किया वहाँ पे, यकीनन ये कश्मीरियों के लिए बड़ी हौसला अफजा बात भी है कि एक पाकिस्तान जो हमारा एक वकील भी है, उन्होंने कश्मीरी भाइयों का मौक़िफ़ बड़े जानदार तरीके से पेश किया। इंडियन मीडिया की, आप इंडियन अखबारात को उठा के देखें, इंडियन TV चैनल्स को देखें, तो वहाँ पे जो चीखो पुकार है उससे ये इस बात का इजहार हो रहा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया की उस फॉरेन पॉलिसी पे या उनके जो प्रोपेगेंडा था उनकी दुम पे पाँव रखा है। सही है। जिसकी वजह से ये इतना शोर है, इतनी चीखो पुकार हो रही है। हम इस मौके पे जो पाकिस्तानी आर्मी के जो चीफ़ हैं, उन्होंने जो कश्मीरियों के लिए जितनी भी वो जानें कुर्बान कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी, और उनका जो मौक़िफ़ है, और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का बासित कश्मीरी, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसको कदर की निगाह से देखते हैं। जी नाज़रीन, अब्बासपुर में हम बैठे हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप हो जाती है, यही कश्मीर की खूबसूरती है और यही हुस्न है। उमेरा, आपसे मैं पूछूंगा कि आप क्या कहती हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे बसने वाले लोगों के क्या अब जज्बात हैं, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से वज़ीर ख़ारजा ने भी हिंदुस्तान में बैठ के उनको ललकारा है और उनका असली जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने रखा है, आपके जज्बात क्या हैं, आप क्या कहेंगी? अगर इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में देखें या प्रैक्टिकल टच देखें, जब मदर अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं वो इस होप से भेजें कि बच्चे वापस आएंगे भी, यानी ड्यू टू फायरिंग, अगर हो रही है फायरिंग तो वो ये सोचें कि मेरा बच्चा वापस आएगा भी या नहीं आएगा। इस खौफ के साथ जीना मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होता है। और उसके मसाइल जो हैं LOC के रहने वाले हम सब, क्योंकि LOC के ही रहने वाले हैं, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं कि खौफ में ज़िंदा रहना थोड़ा मुश्किल काम होता है। कि अभी तो सीज़ फायर चल रहा है, अभी तो कोई इस तरह की बात नहीं है, लेकिन इसके मसाइल हम अगर अपनी तरक्की में हम कितना पीछे आ जाते हैं एक दफ़ा की फायरिंग से ही, ये हम लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, या जिन पे गुजरती है वो जानते हैं कि एक दफ़ा अगर फायरिंग हो जाए तो हम हो सकता है अगले 5 साल तक हम बहुत पीछे चले जाएं, कि हम उतनी डेवलपिंग जो हमारी अथॉरिटीज़ होते हुए भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाज़िम साहब, आपका मैसेज दुनिया को क्या होगा, क्या अपील करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैठ के कि कैसे दुनिया इस मसले का हल निकाले? जिस तरीके से आप पसमानदगी की बात करते हैं कि अब्बासपुर में तरक्की ना आने की वजह बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे ख़तरात ना हों तो यकीनन अब्बासपुर भी तरक्की याफ्ता हो सकता था। अल्लाह के फजल करम से मैं आपको बताऊं कि LOC पर रहने वाले जो हम लोग हैं, या भारत हमारा जज्बा कभी ख़त्म नहीं कर सकता, जज्बा जो हुर्रियत है, जज्बा जो आज़ादी है। मैं आपको बताऊं कि इंडियन फायरिंग की वजह से हमारे जो घर हैं LOC के बिल्कुल ऊपर जो बने हुए हैं,
وہ بھارت فائرنگ سے تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن لوگ 10-12 دنوں کے بعد اس مکان کی پھر سے تعمیر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھارت کے لیے ایک پیغام، ایک جذبہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہماری فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، اور ہماری فوج کے بینکرز پیچھے ہیں، اور یہ تروٹی ہے، پولس ہے اور ککوٹا ہے، وہاں لوگ آگے رہ رہے ہیں۔ اس بہادری اور دلیری کے ساتھ ہمارے لوگ جو ہیں وہ یہاں رہ رہے ہیں اور ملک کا دفاع کر رہے ہیں۔ جہاں تک پیغام کی آپ نے بات کی، تو میں یہی کہوں گا کہ سیلف ڈٹرمنیشن کا جو حق ہے کشمیریوں کا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہ ہمیں دیا جائے۔ عروج، آپ کیا کہیں گے کہ مقبوضہ کشمیر میں جس طریقے سے اگر دیکھیں تو آپ جیسی بہادر لڑکیاں ہندوستانی فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہاں آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں اور اپنے بھائیوں کی وہ طاقت بنتی ہیں، تو کیسے آپ دنیا کو متوجہ کریں گی کہ دنیا اس بات کا نوٹس لے؟ نہیں تو یہ خطہ بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ جہاں تک تحریک آزادی کشمیر کی بات ہے تو ورلڈ لیول پہ اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ ہر جگہ پہ خواتین جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے، اپنے باپ کے، اپنے بیٹوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہیں۔ آپ اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کریں تو وہاں تو خواتین کا بہت بڑا رول ہے، وہ اپنے فیرنز کے اندر جو ہے وہ لے کے نکلتی ہیں، انگار لے کے نکلتی ہیں اپنے ڈیفنس کے لیے، وہ پتھر لے کے نکلتی ہیں، وہ کلیلیں لے کے نکلتی ہیں، ان کے پاس جتنی جو بھی فیسلٹیز ہیں وہ اس کو یوز کرتی ہیں اپنے ہتھیار کے طور پہ۔ تو جہاں تک اس خطے کی بات ہے، اس پارٹ کی بات ہے، آزاد کشمیر کی بات ہے، تو یہاں کی خواتین کو چونکہ آج تک اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی جو ہماری ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو ایک اسلام کے جذبے کے تحت بھی ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے دین کی وجہ سے ہمیں یہ پروٹیکشن ملی ہے ہمیشہ کہ عورتوں کو ایٹ لیسٹ ڈیفنس کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن جہاں پہ بھی ان کا چاہے وہ بزنس اس میں دیکھیں یا پھر جب آپ یعنی اگر ایل او سی کی بھی بات کریں تو ایل او سی پہ سیز فائر لائن نام کا ہی ہے، اس پہ کبھی جب بھی انڈیا کو دل کرتا ہے انڈین فوج کو تو وہ کرتی ہے، وہ فائرنگ کر دیتے ہیں۔ ایون ابھی جو لاسٹ ویک میں ایک کیس ہوا ہے تو وہ بندے دونوں باپ بیٹا جو ہے وہ اپنی زمین میں ہی تھے جن کو وہ وہاں سے پکڑ کے لے گئے اور نام یہ لیا کہ جی یہ گھس پیٹ کر رہے تھے۔ تو اسی طرح ہماری بچیاں جو ہے، چھوٹی بچیاں، عید پہ چھوٹی بچی عید کی تیاری کر کے باہر نکلتی ہے اور اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم یہاں پہ فیس کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دن کو جو ہے وہ میل باہر نکلتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ فارنرز ہوتے ہیں، لیکن ویمن جو ہے وہ ہمیشہ وہاں پہ کھڑی رہتی ہیں۔ میں لاسٹ ایک بات کروں گی ان کی، ہم پیچھے ڈسکس کر رہے تھے جب میں چھوٹی تھی، کیونکہ ہمارا اپنا ایل او سی، میرا بچپن وہیں پہ گزرا ہے، میرا ننیال ددیال وہیں پہ ہے، ہم لوگ یہاں پہ ایل او سی کی وجہ سے یہاں پہ آ کے ہم نے جگہ لی اور رہ رہے ہیں۔ تو میں اپنی نانی کے ساتھ جب رہتی تھی تو میرے نانا جو ہے وہ آرمی میں تھے اور ان کی شہادت ہو گئی تھی، تو نانی اکیلی ہوتی تھی، ماموں باہر ہوتے تھے، تو میں انہیں کہتی تھی کہ امی آپ کو ڈر نہیں لگتا یہاں پہ؟ ظاہر ہے سامنے سے ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، بلا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہی کہتی تھی کہ بچہ، شاید میں چھوٹی تھی اور میں ان کی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتی تھی کہ آپ کے جو ہے یہاں پہ جو شہید ہوتے ہیں نا تو ان کے گھروں کی رکھوالی فرشتے کرتے ہیں۔ تو مطلب بچوں کو وہ اس طرح سے کر رہی ہوتی ہیں، ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور خود وہ اتنی بہادر ہوتی ہیں کہ بچے کو حوصلہ بھی مل رہا ہوتا ہے اور وہ خود بھی حوصلے سے اکیلی بھی رہ رہی ہوتی ہیں، یعنی اس جگہ پہ جہاں پہ جب دل کرے گا انڈین آرمی گھروں میں بھی گھس آئے گی۔ تو خواتین کا الحمدللہ بہت اچھا رول ہے۔ جہاں تک اپنے بھائیوں کے ساتھ دینے کی بات ہے تو انشاءاللہ جب بھی ہماری ضرورت پڑی ہم گنز لے کے بھی نکلنے کو تیار ہیں۔ گو صاحب، جس طرح عروج نے بتایا ہماری جو بہادر خواتین ہیں لائن آف کنٹرول پہ کس بہادری کے ساتھ اور جذبہ ایمانی کے ساتھ وہ وہاں رہ رہی ہیں اور دشمن کا مقابلہ بھی کر رہی ہیں، اور دوسری طرف ہندوستان کی جو چیخ و پکار ہے، آپ کیا کہیں گے اس چیخ و پکار پہ کہ کس طریقے سے وہ ہر طرف دیکھیں تو اس کی چیخیں سنی جا رہی ہیں؟ جس طرح آپ نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کو جو اس نے کشمیر کی اصل صورتحال جو تبدیل کی، تو اس میں انہوں نے کتنا عرصہ 1-2 سال تک
जो है वो लॉकडाउन रखा, वहाँ पे कर्फ्यू का माहौल रहा, लेकिन इवन देन वो लोगों को जो है वो अपने जज्बा आज़ादी से वो पीछे नहीं हटा सके, या ना कोई भी आदमी, कोई भी कश्मीरी जो है अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटा, बल्कि हर आदमी जो है वो औरत है, मर्द है, जवान है, बूढ़ा है, वो अपने इस चीज़ पे, अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि हमारा जो एक बुनियादी हक़ है जिसको हक़ खुद अरादियत कहते हैं, हमें वो हक़ खुद अरादियत दिया जाए, जिसको बैनुल-अक़वामी दुनिया ने तस्लीम कर रखा है, और वो अगर उसने तस्लीम किया हुआ है तो वो हमें दिया जाए। हर दो सूरतों में ये हिंदुस्तान को जो है वो इस चीज़ पे लाया जाए, उसको मजबूर किया जाए कि वो हमारा हक़ खुद अरादियत दे। इस तरह जिस तरह आपने वज़ीर ख़ारजा साहब की बात की, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो एक बड़े उभरती हुई और बड़े मैच्योर और बड़े एक विजनरी सियासतदान हैं, और एक अच्छे वज़ीर ख़ारजा हैं, बड़े तरबियत याफ्ता वज़ीर ख़ारजा हैं, जिन्होंने बीबी शहीद की गोद में परवरिश पाई है। तो वो जब हिंदुस्तान में गए हैं, तो जो जिस तरह आपने देखा है कि हिंदुस्तान का जो मीडिया है, जिस तरह का उन्होंने वाविला किया है, तो वैसे भी आप अगर देखें तो वो एक जिसको कहते हैं ना मेज़बानी के आदाब के ख़िलाफ़ बात है, जो हरकत उन्होंने की हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो मौक़िफ़, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, वो भी बड़े जानदार तरीके से पेश किया, और फिर जो हमारा कश्मीर का मौक़िफ़ है बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पेश किया। बल्कि स्टेट में उन्होंने ये कहा कि हमारी इंडिया के साथ बातचीत हो सकती है, चल सकती है, तजारत हो सकती है, तमाम हमारे जो बामी रवाबत हैं वो बहाल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि इंडिया को 4 अगस्त 2019 के पोजीशन पे कश्मीर को लेके जाना पड़ेगा। कश्मीर की जो हैसियत उन्होंने तब्दील की है उसको वापस पुरानी उस सूरत में लेके जाएंगे, तो फिर हम साथ अपना जो है वो उनके साथ अपने जो तल्क़ात हैं उनको बहाल करेंगे। मोहसिना, आप LOC पे बैठ के अपने मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों की कैसे आवाज़ बनेंगी, और मकबूजा कश्मीर की अपनी बहनों को और भाइयों को क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं वहाँ बैठे अपने बहन भाइयों को दाद देना चाहती हूँ कि इतनी हंगामी सूरत हाल में और वहाँ पर सिचुएशन जो है वो इस तरह से है कि एक माँ को पता नहीं होता कि एक मेज़ पर जब मेरे बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं तो क्या जब अगला खाने का वक्त आएगा तो ये बच्चे मेरे साथ मौजूद होंगे या नहीं मौजूद होंगे। लेकिन उन हंगामी सूरत हाल के बावजूद वो बच्चे जो है दूसरे दिन अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तालीम के लिए निकलते हैं, रोज़गार के लिए निकलते हैं, तो ये जो है उनका अच्छा पैशन है, और ये काबिल दाद हैं वो लोग कि वो इन सूरत हाल में बाहर निकलते हैं। तो हम यहाँ LOC पर बैठकर हम काफ़ी हद तक हम उनके लिए इक़दामात उठा सकते हैं कि अगर हम अपने आप को एक मज़बूत शहरी बनाएं और अपने मज़बूत एक शहरी होने का अगर हक़ अदा करें, तो जैसे हमारे यहाँ बहन भाई हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हमारे बहन भाई हैं, और हम उनके लिए काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं। और यहाँ पर बैठकर हम उन्हें सिर्फ ये हिम्मत ही दिला सकते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले हैं, और जो दुश्मन कौम है तो अल्लाह ताला जो है वो बेहतर फ़ैसला फरमाने वाला है, और दुश्मन से अल्लाह ताला उसका अंजाम ज़रूर लेगा और उसको उसकी सज़ा ज़रूर दी जाएगी। सरश, आप क्या कहेंगी कि चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और हमारे ज़्यादातर नौजवानों के हाथों में मोबाइल फ़ोन होते हैं, सोशल मीडिया पे वो अक्सर बैठे होते हैं, कैसे आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए मकबूजा कश्मीर के आवाम की जानदार आवाज़ बन सकते हैं? कैसे दुनिया तक आप ये मुहिम चला के दुनिया को इस तरफ उनकी तवज्जो मबज़ूल करवा सकते हैं कि जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, जो जारियत है, फिर LOC पे जो सूरत हाल है कि तामीर और तरक्की का जो अमल है वो इंडियन फोर्सेस की वजह से रुका हुआ है? जो LOC पे रहने वाले लोग हैं या इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो बड़े लोग हैं इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हुए हैं, जो कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं, जो भी लोग हैं, वो सारे जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान जितने भी हैं वो सारी कंडीशंस देख रहे हैं। मकबूजा कश्मीर की भी देख रहे हैं, आज़ाद कश्मीर भी, LOC भी। कोई एक LOC की बात नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर जो लोग हैं वो इस तरह के मसाइल का सामना है, हर जगह पे इसी तरह से हो रहा है कश्मीरियों के साथ। वो सारी चीज़ें जो हैं वो अगर सोशल मीडिया के ज़रिए वीडियोज़ वगैरह बना के, क्लिप्स वगैरह बना के उनकी सारी चीज़ें उनकी आज़ादी के लिए पैगामात दिए जाएँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम क्या कर सकते हैं कि उनके ज़रिए उनको पहुँचा सकते हैं, उनकी कंडीशंस जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो किस तरह से रह रहे हैं, उनके साथ कौन सा जुल्म सितम हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं, स्पेशली औरतों के साथ क्या हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनकी तालीम का कैसे नुकसान हो रहा है, वो लोग बाहर नहीं निकल सकते, खास तौर पर जब वो मस्जिद
مسجدوں میں جاتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ اجاگر کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں ساری کی ساری جو ہیں چیزیں. LOC پہ جو ہم لوگ رہ رہے ہیں وہ ہم لوگوں کو ہی پتہ ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں. جو فائرنگ سٹارٹ سے جو ہے فائرنگ ہو رہی ہے, اور اس سے جو بچے اسکول جو LOC پہ اسکولس ہیں ان میں بچوں کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کتنی کم ہے. زیادہ تر بات جو ہے وہ میں ایجوکیشن کی کروں گی کہ ان سے کتنی زیادہ جو ہے وہ ایجوکیشن متاثر ہوئی ہے. وہ ساری کی ساری اسکولز اب تک وہاں پر جو ہے اسٹرینتھ پوری نہیں ہو گئی, لوگ وہاں سے سارے نکل کے جا چکے ہیں, جو لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں, اور ان لوگوں کے لیے اسکولز جو ہیں وہ ان کی اسٹرینتھ اتنی کم ہے کہ وہ ان کو بہت دور جانا پڑتا ہے. میکسیمم لوگ جو ہیں وہاں سے مائگریٹ کر گئے ہیں, ان کے لیے بہت ساری وہاں پر سہولیات نہیں ہیں, اور بہت کم لوگ رہتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. اس طرح کے بے شمار قسم کے جو ہیں وہ مسائل ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم جو ہیں وہ کور کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. اب سب کیا LOC پہ ایسے مسائل ہیں کہ جس کو حکومت فوری طور پہ ایڈریس کرے, آپ کیا سجیشن دیں گے؟ LOC کے حوالے سے آپ نے فوری جو ضرورت یا لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہم نے بات کرنی ہے, تو اس میں جو ہمارا ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارا سیٹ اپ مکمل تباہ ہو چکا ہوا ہے. بلڈنگز وہاں نہیں ہیں تو ان کی تعمیر ضروری ہے, اور وہاں ایجوکیشن کا ماحول جو ہے سر نو اچھے انداز میں اسے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد لنک روڈ جو ہے ہماری کسی بھی جگہ پہ لنک روڈز ہماری بہتر پوزیشن میں نہیں ہیں. مین روڈز ٹھیک ہیں, لنک روڈز نہیں ہیں. اور لنک روڈز کی ہماری ضرورت اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایمرجنسی میں کہیں پیشنٹس کو, زخمی لوگوں کو شفٹ کرنا ہوتا ہے, ہماری وہاں موومنٹ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اور تیسری بات جو ہے LOC پہ ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں وہ پوری اس کے مطابق, ضروریات کے مطابق وہ وہاں ہونے چاہیے, تاکہ بنیادی سہولت جو ہے صحت کی بنیادی سہولت لوگوں کو بر وقت وہ میسر آئے. اور ایک اور بات جو ہے واٹر سپلائی اسکیم جو ہماری ہے, وہ پانی پینے کا جو صاف پانی ہے وہ اچھے منصوبے ہمارے جا رہے تھے, وہ بھی ہمارے متاثر ہوئے ہیں. ہماری بڑی واٹر سپلائی اسکیم موجود ہیں LOC پہ, لیکن فائرنگ کی وجہ سے ناکارہ ہو چکی ہیں, کہیں پہ ڈیمیج ہو چکی ہیں. ان کی ریپیئرنگ یا مزید اگر کہیں ضرورت ہے وہ. اور پراپر عباس پور میں جو ہے یہاں ایک بڑی واٹر سپلائی اسکیم جو ہے ہماری چل رہی تھی, جو کسی وجہ سے رکی ہوئی ہے. حالانکہ گزشتہ 10-12 سال سے وہ اس پہ کام ہونا چاہیے, مکمل ہو جانا چاہیے تھی, فنڈز بھی موجود ہیں, لیکن آج تک اس پہ نامعلوم وجہ کی بنا پہ وہ کام رکا ہوا ہے. عباس پور کی مین شہر کی جو واٹر سپلائی ہے وہ ہونی چاہیے مکمل. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اور LOC پہ بسنے والے یہ وہ بہادر لوگ ہیں جو ہندوستان کی جارحیت کا بھی مقابلہ کرتے ہیں, لیکن آزاد کشمیر کی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ LOC پہ خصوصی توجہ دیں, ایمرجنسی نافذ کریں. تعلیمی اداروں کے حوالے سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو یہاں کام کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جو LOC ہے یہ ایک ماڈل ویلیج کے طور پہ سامنے آئے, تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ یہاں جو آزاد کشمیر ہے کتنا پرامن بھی ہے, اور ان کے بنیادی مسائل پہ حکومت کتنا سنجیدگی سے یہاں کام کر رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو عباس پور کی خوبصورت وادی سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.